चलो जय जिनेन्द्र, आगे क्लास शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में आइंस्टाइन के सिद्धांत उसकी बात हो रही थी। आइंस्टाइन के सिद्धांत सत्य सिद्ध नहीं हुए, मान लो। अब हमें ये मानना है, आइंस्टाइन ने न्यूटन के सिद्धांत को तो गलत साबित कर दिया, लेकिन उसके सिद्धांत को अभी तक गलत करार नहीं दिया गया है। अब अगर इसका भी सिद्धांत माने, आइंस्टाइन का भी माने, ये तो पॉसिबल नहीं है, बराबर। वैज्ञानिकों के लिए ये प्रश्न है कि अब मान लो कि आइंस्टाइन के सिद्धांत भी सत्य नहीं सिद्ध हुए तो क्या है ना। अगर वो सत्य सिद्ध हो और उसको एक्सेप्ट कर ले, पहला सिद्धांत था इसलिए एक्सेप्ट हो गया गुरुत्वाकर्षण, लेकिन अब दूसरा एक्सेप्ट करने से पहले वो लोग चकासना चाहते हैं कि कहीं इसकी तरह ये गलत हो गया तो इसको वापस लिया, वापस उसको खारिज करो, फिर से कोई तीसरा लो। ये पॉसिबल कम है दुनिया के लिए, साइंटिस्टों के लिए, इसलिए वो लोग अभी सोच में पड़े हैं कि क्या करना चाहिए। फिर भी न्यूटन के सिद्धांत के समक्ष आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्न चुनौती के रूप में तो मौजूद रहेंगे ही। अंतरिक्षीय पदार्थों की तथाकथित गति को समझने के लिए न्यूटन या आइंस्टाइन द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे वे मात्र सिद्धांत ही थे, अंतिम सत्य नहीं। और ये निष्कर्ष तो अब तक की चर्चा के द्वारा हम निकाल ही सकते हैं। कल यदि कोई नया वैज्ञानिक आके तीसरी परिकल्पना प्रस्तुत करे, तब न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों के ही सिद्धांत निरर्थक हो जाएंगे। अब साइंस ने क्या कह दिया है, इनका ये सिद्धांत है, इनका ये सिद्धांत है। अब कोई और वैज्ञानिक आए और इनमें से ये चुनौती को स्वीकार करे। अब पहले जब आइंस्टाइन न्यूटन हुए तब कोई सिद्धांत नहीं था, इसलिए उन्होंने बता दिया। फिर दूसरे जब आइंस्टाइन हुए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, इसलिए अब दोनों को साइड में रख दिया। अब जो तीसरा वैज्ञानिक आएगा ना, उसके लिए आगे से ये दो सिद्धांत मौजूद है ही, बराबर। उसको ये दो में से सच कौन सा है या फिर ये दोनों गलत है और कोई तीसरा सिद्धांत सच है, ये कहने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। यहाँ पे अब वैज्ञानिकों के लिए एक बेस रेडी हो चुका है और अब विज्ञान को या कोई भी और नए साइंटिस्ट को प्रयोग करके यही बताना है कि या तो ये सही है या तो ये सही है, या फिर ये दोनों में से कोई और तीसरी अलग ही बात है जो कि सही है। आओ, अगर कोई वैज्ञानिक अगर तीसरी भी परिकल्पना प्रस्तुत करेगा तब भी न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों के ही सिद्धांत निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए विज्ञान में कुछ भी अंतिम सत्य का स्वीकार नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों को जो कुछ भी मानना हो माने, लेकिन जो सत्य है वो सदैव सत्य ही रहता है। वैज्ञानिक जो बात ना मानते हो उनका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं। इस प्रकार की मान्यता रखना बिल्कुल मूर्खता है। देखो, हमें नहीं पता कि भाई जो आर्कटिक है वो कैसा है या एंटार्कटिक है वो कैसा है। आप जानते हो क्या? आप गए हो वहाँ पे? किसी ने उसको देखा है ना? तो क्या ये है ही नहीं? बोलो। हाँ हाँ, एक मिनट। तो हमारे पास जो स्थिति है वो ये है कि अब आपके सामने मैदान खुला पड़ा है, आपको देखना है कि भाई कौन सा सिद्धांत सही है और कौन सा गलत है। आप हर एक चीज़ में ट्राई भी कर सकते हैं, ट्राई एंड एरर, बराबर। प्रयोग ऐसे ही होता है ना प्रयोगशाला में। आओ, अब यहाँ देखेंगे, इन्होंने ब्लैक होल की बात की है। ब्लैक होल, ब्लैक का मतलब ही हो गया कि ऐसी जगह कि जहाँ आप कोई जा ही ना पाओ। ये बात समझ में आ रहा है? ब्लैक होल की परिकल्पना में उन्होंने बताया क्या है कि ये एक ऐसा स्थान है कि जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता, बराबर कि नहीं? हाँ कि ना, ये बताओ। हाँ, बराबर। अब यहाँ पे हमको एक बात पे ध्यान देना है कि क्या ये ब्लैक होल की जो आज साइंस ने परिकल्पना की है, तो क्या ये हमारे उस आगम के सिद्धांत अनुसार ये बात हो सकती है? सबसे पहले हम ये सोचेंगे। देखिए, यहाँ पे एक बात पे ध्यान दीजिए
परमात्मा ने एक चीज़ तो ये बताई ही है और हम लोग ये जानते ही है कि संसार और संसारी जीव और मुक्त जीव, ये तो आप जानते हो। मतलब ये है कि हर एक अगर एक चीज़ है तो सामने उसका ऑपोजिट दूसरा तत्व ये संसार में है और है, बराबर। अगर खाली जीव ही रहते तो शरीर मृत है, जीव जीवंत है, ये भी ऑपोजिट हो गया। जिंदा कौन है? जीव, आत्मा। और मुर्दा कौन है? पुद्गलास्तिक है। जीवास्तिक है जिंदा है, पुद्गलास्तिक है मुर्दा है, हाँ या ना? आओ हम फिर से षड द्रव्य पे जा रहे हैं। 6 बराबर 6 द्रव्य बोले, 6 में से 3 जो है बराबर तीसरे 3 उसके ऑपोजिट, बराबर, हाँ या ना? ये बताओ। धर्मास्तिक है आपको गति में सहायक, तो स्थिति में सहायक मतलब खड़े रहने में सहायक अधर्मास्तिक है, तो धर्मास्तिक अधर्मास्तिक ऑपोजिट हुआ। जीवास्तिक है पुद्गलास्तिक है, दोनों ऑपोजिट हुआ। आकाशास्तिक है और काल, ये भी ऑपोजिट हुआ। कैसे? समय काल अस्तिका है, काल को भी अस्तिका है बोला है। काल 1 सेकंड भी रुकता है क्या? नहीं, काल ठहर नहीं सकता है। समय कभी भी रुक रहा है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कभी भी खड़ी रह सकती है? नहीं। और आकाशास्तिका है क्या है? वही के वही है कि नहीं? आकाश को कभी भी काल नड़ा, ये बताओ चलो। आकाश को कभी भी काल नड़ा? नहीं। हमें यहाँ एक ही चीज देखनी है कि षड द्रव्य में जो धर्मास्तिका है उसका ऑपोजिट अधर्मास्तिका है, जीवास्तिका है उसका ऑपोजिट है पुद्गलास्तिका है, क्योंकि पुद्गल मूर्त है, रूपी है, जबकि उसका उल्टा है, जीवास्तिका उससे उल्टा है, वो अमूर्त है और वो अरूपी है, बराबर। यहाँ आपको है ना, अब एक शब्द जानोगे, अवकाशांतर। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रही हूं ध्यान दीजिए। अवकाशांतर, अवकाश, आकाश, ये समझ में आया अभी? अवकाश, आकाश, अवकाशांतर, आकाशांतर। ध्यान देना। जैसे कि ब्लैक होल, व्हाइट होल, व्हाइट का ऑपोजिट ब्लैक हुआ। साइंस ने ये भाषा दी है, ब्लैक होल, व्हाइट होल, समझ में आ रहा है? उमगना, निमग्ना, ये भी समझ में आ रहा है? लोकाकाश, अलोकाकाश, ये भी याद आया ऑपोजिट? लोकाकाश, अलोकाकाश, मतलब जो लोक के अंदर यस, उमगना, निमग्ना, लोकाकाश, अलोकाकाश, ऐसे ही जीवास्तिका है, पुद्गलास्तिका है, ये भी समझ में आ रहा है? जीवास्तिका है, पुद्गलास्तिका है। पुद्गल कभी मरता नहीं, पुद्गल को अमूर्त का मूर्त शरीर मर जाएगा, लेकिन आकाश, अवकाश बिल्कुल ऐसे ही जीवास्तिका है, पुद्गलास्तिका, ये समझ में आया? जीव पुद्गल के अंदर रह रहा है, जीव है वो अमूर्त है, कभी भी नहीं मरने वाला, आत्मा कभी भी नहीं मरने वाली, लेकिन शरीर जितना शरीर आत्मा धारण करेगी वो सारा मर जाएगा। हाँ या ना? हाँ। तो अब यहाँ हमारे लिए ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, वो है आकाश, अवकाश। अब आकाश का मतलब, आकाशास्तिका का मतलब संपूर्ण द्रव्य को, 14 राजलोक
को अपने अंदर समेट के रखना, ये आकाश का गुण है। बराबर बराबर। तो अगर यहाँ ऐसा तत्व है जो सबको अपने अंदर लेके रख के बैठा है, तो ऐसा भी तत्व होना चाहिए जो संपूर्ण लोक में से किसी भी चीज को अपने अंदर रखे ही नहीं। ऑपोजिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया में अगर एक चीज है तो उसके ऑपोजिट दूसरी चीज होनी ही चाहिए। आकाश हस्ती का एक ऐसा हस्ती का है जो सबको अपने अंदर लेकर बैठा है, तो ऐसी भी कोई चीज होनी चाहिए ना जो बिल्कुल किसी को अपने अंदर आने ही ना दे। हाँ, तो ये आकाश का ऑपोजिट अवकाश, साध अवसाद। ध्यान दो, ये अव शब्द लगने से भाषा, भाषण, अवभाषण, भाषा अवभाषा है कि नहीं विरोधी? शब्द अपशब्द। बराबर, ये समझ में आ रहा है? तो ये अव लगने से आकाश का ऑपोजिट अवकाश हो जाएगा। अवकाश का मतलब जगह नहीं, अवकाश का मतलब अब यहाँ बिल्कुल जगह ही नहीं है। मेरे पास आपके लिए जरा भी अवकाश नहीं है। इसका मतलब क्या? आपकी किसी भी बात सुनने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, टाइम नहीं है, जगह नहीं है। मेरे पास आपकी कोई बात नहीं रह सकती। तो अवकाश शब्द आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा। अब यहाँ ध्यान देना है। आकाश, बाकी आकाश हस्ती का विरोधी कुछ भी है? बताओ, है? नहीं है, नहीं है। आकाश सब अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है। तो कोई ऐसी भी चीज, लोकाकाश जो सबको अंदर लेकर बैठा है, अलोकाकाश जो लोक को अपने अंदर लेकर बैठा है, ये भी बराबर है कि नहीं? यहाँ पे हमारे लिए सबसे महत्व की बात ये है कि लोकाकाश अलोकाकाश ऑपोजिट नहीं है। ओके, दोनों आकाश है। जैसे कि लोकाकाश 14 राजलोक को लेकर बैठा है, अलोकाकाश लोकाकाश को लेकर बैठा है। हाँ या ना? हाँ, तो उसके ऑपोजिट के कोई भी चीज आप अपने अंदर रहने ही ना दो, उसका नाम है अवकाश। ये जो अवकाश है वो ऐसी चीज है कि जितनी जगह पे ये अवकाश होगा, जितनी जगह पे, उतनी जगह पे ये 14 राजलोक की कोई भी वस्तु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। अब समझ में आ रहा है ब्लैक होल क्या है? बोलो। तो यहाँ पे अब एक महत्व की बात, जो परमात्मा ने हमें जो 14 राजलोक बताया है, उसमें जो भी, जैसे कि नरक पृथ्वियाँ, 7 नरक पृथ्वियाँ, सारे देवलोक, वो हवा में ऐसे अद्धर तो नहीं रह पाएंगे ना? रह पाएंगे क्या? बताओ, नहीं रह पाएंगे। तो वो जब अगर यहाँ एक नरक पृथ्वी होगी और नीचे दूसरी नरक पृथ्वी होगी, तो इसके बीच में क्या होगा? स्पेस होगी। ऐसी स्पेस होगी कि जो किसी भी चीज को यहाँ से इस ऊपर की पृथ्वी को नीचे गिरने नहीं देगी, नीचे की पृथ्वी को ऊपर नहीं जाने देगी। हाँ या ना? बताओ। तो सबको पकड़ के रखेगी। मतलब बीच में अवकाश अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कुछ और होगा तो वो चीज चली जाएगी ना। अगर कुछ और होगा तो वो दोनों चीज इकट्ठी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? હવે જુઓ પિક્ચર દેખાય છે? ये 14 राजलोक में मैंने 7 ओके 7 नारकी का ये पिक्चर है। 7 नारकी के बीच में, 7 नारकी के बीच में आपको जगह मिलेगी, अवकाश अंतर।
एक एक नारकी के बीच में एक एक जगह, इसका मतलब ये हो गया अवकाश अंतर। मतलब ये है कि कोई भी दो वस्तु के बीच में अंतरिक्ष में जगह है। ब्लैक होल का मतलब ही ये हुआ कि वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर आने नहीं देगा। बराबर? अभी तो मेरी आवाज़ आ रही है ना? आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, ઓકે, પ્રેઝન્ટેશન બી દેખાય. સારું સારું, ચલો, આવાજ આવે છે બરોબર. ઓકે. कल हमने ये जाना था कि किस प्रकार से पृथ्वी पहले बड़ी थी और अब धीरे धीरे संकुचित होकर छोटी हो गई है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि जमीन की जगह पानी आने के कारण जो भी नीचे वाले भाग थे, नीचाई वाला भाग था, उस जगह पे पानी का भरना और उसके कारण जमीन का एरिया कम हो जाना। ये कल बात क्लियर हो गई थी? बस, तो जमीन कम क्यों हुई? अब ऋषभदेव भगवान और उससे पहले 1500 धनुष के लोग थे, तो उनके लिए रहने का मकान 1500 से ज़्यादा 2-3 हज़ार धनुष का मकान था। जबकि आज हम 5 फुट के हो चुके, तो हमारे मकान 10 फुट के हुए। ज़्यादा बड़ा ऊंचा मकान नहीं होता है। तो उस प्रकार से जमीन का धीरे धीरे कम होना, नगर और शहर का छोटा होते जाना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। कल हमने एक और बात जानी कि जब भी रशिया के उस तरफ के प्रदेश में से जब भी पानी पिघला, बर्फ़ का पानी पिघला, तो वो पिघलते ऐसा हुआ, बर्फ़ पिघलते नीचे की ज़मीन से ऊपर के भाग में, पर्वत के ऊपर के भाग में जो बर्फ़ जाम थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो भी मकान बने हो उसके आजू बाजू के कारण, या कोई ऐसे पहाड़ी एरिया कि जहाँ से ऐसे भी दो पर्वत के बीच में खाई का एरिया हो और वो जगह पे बर्फ़ होकर वो सारा एरिया ढक गया हो, बर्फ़ पिघला ना हो, जो धीरे धीरे गर्मी के कारण पिघला हो, तो वो पिघलने के कारण नीचे से हाथियों के झुंड बाहर आए। कल हमने ये पढ़ा, याद आया सबको? हाँ, और ये भी बाहर आया। और उसके बाद आपने एक और बात जानी कि बरसों पहले जो अहमदाबाद से जो लोग व्यापार करने के लिए मुल्तान गए थे, उन्होंने वहाँ पे तारा तंबोल नगरी में 700 जैन मंदिर और वहाँ का राजा जो जैन धर्मी, वहाँ पे 7 कोट का किला और ये सारी चीज़ हमने देखी थी। बराबर? कल हम यहीं पे अटके थे। अहमदाबाद से तारातंबोल नगरी लगभग 5650 कोस दूर थी। और तब जो व्यक्ति ने जो पत्र लिखा था, वो पत्र भी हमने पढ़ा। मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें कोई भी फेक नहीं है, मतलब कुछ भी बोल दिया ऐसा नहीं है। बराबर? कुछ भी बोल दिया ये बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। आपके पास प्रूफ है, उस समय की लैंग्वेज, उस समय का पत्र, और जो पत्र लिखा गया है वो पत्र की जो लैंग्वेज है वो सारा हमें अपने ज्ञान भंडारों में से मिला हुआ है। ठीक है। अब ये एक और बात आई कि अब वो एक श्रावक की बात थी, अब एक और दूसरे श्रावक की बात, क्योंकि एक बात नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें हुई है। एक श्रावक 16 साल तक यात्रा करके आए, उनका ये खत लिखा हुआ है और वो सीधा चाऊ प्रणि पंथ थकी भाई रतनचंद चरणान चरण श्री हैदराबाद से लिखित भाई पद्मचंद का प्रणाम पढ़ना। रतनचंद को हैदराबाद से लिखे हुए पद्मचंद का खत है कि जत्र अत्र क्षेम कुशलता है, आपकी क्षेम कुशलता का खत लिखना। हम हमारे सपरिवार सिंधूर देश यात्रा करने 1805 मध्य संवत में गए थे और उसकी विगत लिखी है। आपको ये समझ में आ रहा है? वो हैदराबाद से कहाँ गए थे? सिंधूर देश की यात्रा, जो आज पाकिस्तान रावलपिंडी से उस तरफ है, उसका एरिया। वो प्रथम अहमदाबाद से 300 कोस आगरा शहर है, उन्हें ये लिखा है कि हम अहमदाबाद से 300 कोस आगरा शहर गए, वहाँ से 440 कोस
तारातंबोल शहर गए, उसकी विगत अहमदाबाद से कोस 600 पे लाहौर गए, मतलब अहमदाबाद से लाहौर तक 600 कोस दूर था। वहाँ से कोस 150 मुल्तान शहर है, वहाँ से कोस 350 बंदीर शहर है, वहाँ से कोस 900 आशापुर नगर है, उसका बाजार 12 कोस का है, और यहाँ से 2000 कोस श्री तारातंबोल नगरी है। पहली हकीकत से अहमदाबाद से मूगा स्वामी का मतलब गौतम स्वामी, उनकी मूर्ति कोस 600 है। अहमदाबाद से मूगा उस जो गौतम स्वामी की मूर्ति है वहाँ वो 600 कोस दूर है। वो पहाड़ पे बिन आधार है। देखो ध्यान दो, ये मूर्ति पहाड़ पे है और नीचे आधार ही नहीं है, हवा में है मूर्ति। तब इन्होंने ये देखा होगा। श्री मूगा स्वामी की मूर्ति चौड़ी 28 हाथ की है, ऊंचाई 39 हाथ की है। उनके पगलिया के नख पे 8 नंग श्रीफल रहता है। लो, उनके पगलिया के नख मतलब जो अंगूठा था उसका नाखून था, उसके ऊपर कितने श्रीफल? 8 नंग श्रीफल रे, इतना बड़ा नाखून था उनकी। वहाँ की यात्रा करके हम लोग आगे चले। ये उन्होंने बताया कि हम लोगों ने यहाँ दर्शन किया और अब यहाँ से हम आगे जा रहे। या वहाँ से कोस 600 गए तो वहाँ एक बड़ा तालाब आया। तालाब का अनुमान 12 कोस का था। उस तालाब के बीच में श्री आदिनाथ जी का मंदिर है। वहाँ नौका में बैठकर हम लोगों ने दर्शन किया और श्री आदिनाथ जी की प्रतिमा 6 हाथ चौड़ी, ऊंची भी 10 हाथ। वहाँ की यात्रा करके हम लोग आगे चले। वहाँ से 500 कोस आगे गए। वहाँ श्री तोली गांधूर नगर 50 कोस का है, वहाँ हम लोग गए। 28 श्री जीन प्रसाद का मंदिर है। वहाँ श्री मंदिर सिमंद्र प्रभु का देवालय है जो बहुत बड़ा है। उन देवालयों में 128 प्रतिमा जी है। वो प्रतिमा का दर्शन करके हम आगे गए। वहाँ से 750 कोस गए। वहाँ श्री नाबीपुर पाटन है, उसके आगे कोस 300 है। वहाँ तारातंबोल नगर बड़ा है, 400 कोस लंबा है। उस नगर का कोट तांबा का है। वहाँ राजा का महल सफ़ेद धातु का है और राजा का नाम धरसाल महाराजा है। आओ, श्री साधु वर्धमान जी राज करता है। व्यापारी लोग हीरा माणिक मोती जवेर सोनू रूपू कपड़ा आदि का व्यापार करता है। सब अपना दुकान खुला रख के घर जाता है, लेकिन कोई किसी की चीज़ लेते नहीं, चोरी करते नहीं। ऐसा लोग महाधर्मी है। उस तारातंबोल नगर का बाजार 60 कोस का है। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ, तारातंबोल नगरी में कौन गयो? तारातंबोल नगरी का जो उल्लेख है लास्ट क्लास में भी हुआ था, वापस हो रहा है। यहाँ 700 जिन मंदिर और सबके प्रतिमा, सबके सब सुवर्ण के मंदिर थे। वो भी 1800 की साल में, आज से 200 सवा 200 पहले की बात। ये सारा है अहमदाबाद से 5600 कोस दूर है ये। और ये सारा ऊपर तारातंबोल नगरी तो तुर्की में आया है। आज का तुर्की, नीचे पण आवे छे ने? आज का तुर्की, अच्छा, आज का तुर्की। और ये एरिया है यहाँ पे जैसे कि सिंधु नदी के प्रदेश। मैंने कल बताया था, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो शायद कल नहीं होगी, मैं फिर से बता रही हूँ। गंगा का जो एरिया है, गंगा नदी का, वो पूरा का पूरा पूर्व भारत है। इस तरफ का पूर्व दिशा का आपको प्रदेश आएगा। सिंधु का जो प्रदेश है वो पूरा पश्चिम तरफ का भाग आएगा। और ये भरत क्षेत्र के दोनों भाग, आज का जो हमारा मैप है ना, वो खाली पूर्व दिशा ही बता रहा है, पश्चिम और ऊपर की दिशा तो बता ही नहीं रहा है। आप आज का भारत का मैप देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ गंगा ही है, यहाँ सिंधु नदी तो है ही नहीं। आज के आपके भारत में आपको सिंधु का एक भी प्रदेश दिखाई दे रहा है? बोलो, दिख रहा है? गांधार, काबुल, कंदहार, उसके बाद सिंधु का प्रदेश आता है। अच्छा, हाँ। और ये सारा काबुल, कंदहार, ये सारा आदेश्वर दादा ने बाहुबल जी को दिया था तब।
गंगा का पूरा प्रदेश भरत राजा के पास था और यहाँ का पूरा बाहुबल जी के पास था। आपको ये मालूम है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में हिंगड़द माता है। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, आज पालीताना में हिंगड़द माता पूजे जाते हैं, बरोबर? हिंगड़द नो हड़ो छे के नहीं? तो वो हिंगलाज माता जो है उनका मूल स्थान बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान में सिंधु नदी के प्रदेश में हिंगड़ज माता कुलदेवी माने जाते हैं। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में ये आ रहा है कि खाली हम इतना उत्तर भारत, हम इस तरफ का पूर्व का ही भारत पकड़ के बैठेंगे, इतना ही प्रदेश था, 25 साढ़े 25 सारे देश तो पॉसिबल है। तब तुर्की में आप सोचो, तुर्की कितना दूर है। अब आप बोलोगे आर्य प्रदेश साढ़े 25 आर्य देश खाली इस तरफ गंगा के एरिया में ही है, तो पॉसिबल है, वो भी सच बात है, इसको आप सच मान सकते हो। गंगा के प्रदेश में 25 आर्य देश होंगे तो सिंधु के प्रदेश में भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने ही चाहिए। जैसे उत्तराखंड पूरा गंगा का प्रदेश है, ऐसे ही सिंधु दुर्ग, सिंधु नदी के एरिया जो आज के अफगानिस्तान है, आज का काबुल, आज का कंधार, आज का तुर्की, ये सारा एरिया जो है वो सिंधु का प्रदेश है। ओके? तो यहाँ तारातंबोल नगरी जो 700 देरा, ये लिख रहे हैं श्रावक, ये दूसरे श्रावक की पत्र है कि यहाँ तारातंबल जो नगर है वहाँ 700 देहरा है, सबके सब सुवर्ण के, और उनके मध्य, उस नगर मध्य प्रतिमा की गिनती सुनना, मैं बोल रही हूँ वो सुनना, कि इसके नगर के मध्य में जो वहाँ का राजा प्रजा सब जैन के अलावा यहाँ कोई अन्य देव देवी को वो मानते ही नहीं थे। और उस नगर में प्रतिमा की गिनती, उसकी विगत है 4000 लीले माणिक की प्रतिमा, पन्ना, लीला माणिक मतलब पन्ना, लीला रंग का। फिर 5 वंसन की है जो अंगूष्ठ प्रमाण, 15,000 सफेद पाषाण का मतलब क्या हुआ? आरस की मूर्ति हुई ना? 15,000 सफेद पाषाण, 6 काशवर्णी मतलब लकड़ी की प्रतिमा, और वो भी अंगुष्ठ प्रमाण, 487 श्याम रत्न का मतलब आपको पता है क्या होता है? श्याम रत्न कसौटी, बराबर, बहुत अच्छा। कसौटी की जो सोना सही है कि नहीं वो कसौटी के पत्थर ही बता सकता है, इतना महत्व का है वो पत्थर। तो 487 श्याम रत्न की प्रतिमा, 4 नीले रत्न की प्रतिमा, नीला रत्न मतलब जो नीलम बोलते हैं वो नेवी ब्लू रंग की, वो भी अंगुष्ठ प्रमाण, 4545 हरे रत्न की, 9 माणिक की प्रतिमा, और 3486 धातु की प्रतिमा, 1 मोती की प्रतिमा, 16 बावना चंदन की है, 11 गेरू चंदन की है। वो प्रतिमा की गिनती 24,764 है। आप समझ सकते हो कि एक तारातंबोल नगरी जो जिसमें 40 कोस का बाजार और उसमें 700 जीन मंदिर, और वो जीन मंदिर में 24,764 प्रतिमा जी। आप समझ सकते हो, जैसे आज हम पालीताना जाएंगे तो कितनी प्रतिमा जी मिलेगी आपको? आज पाटन जाते हो, छोटे से शहर में कितनी प्रतिमा जी मिलती है, सोच सकते हो? ऐसा ही ये शहर हुआ। हाँ, अब वहां का राजा सुनो, वहां का राजा चौक के मध्य में श्री ऋखव देव का देरासर, वो वहाँ का जो राजा है उसका जो महल है, बराबर महल के मध्य में एक चौक है बड़ा, और वो चौक में सबसे मध्य में आदिनाथ भगवान का मंदिर है। वो मंदिर 4 कोस ऊंचा है। 4 कोस मतलब आज के 4 किलोमीटर हो गए। एक देसी मंदिर
नहीं नहीं, ये तो अभी की 200 साल पहले की बात, खाली 200 साल पहले की बात। अच्छा। ए, तो एक एक देसी मंदिर, 59 ऐसा सारदेसी का मंदिर, 563 है। वहाँ जिन प्रसाद का थंबा ताम्र का है। वहाँ जितने भी जिन प्रसाद है उसकी जो पिलर है ना वो सारे ताम्र के। उस कोट का थंबा रूपा का है, और जो कोट बने हैं चारों तरफ उसके जो पिलर है वो रूपा चांदी के। उसके जो कांगरे, ऊपर जो कांगरे बनते हैं लगते हैं, वो महल के ऊपर के कांगरे सुवर्ण के, और अन्य थंबे सोने के, और बाकी अंदर सोने के भी पिलर। तो आप समझ सकते हो कि ये इतना सोना चांदी से बना हुआ पूरा शहर, ये जमीन के नीचे से, आपको पता है आज अरब देश में और वो जगह पे नीचे से कितना सोना निकलता है? अरब कंट्री में ही है ना सोना। जमीन के नीचे से कितनी धातुएं निकलती है, कितना सुवर्ण निकलता है। आओ आगे जाएंगे। उन लोगों की जो रोज की क्रिया है वो बताई गई है कि जड़ाऊ, अन्य प्रसाद का जो सिंहासन है वो सोने का है, और जड़ाऊ का है। जड़ाऊ मतलब बड़े बड़े रत्नों का। उसी सिंहासन पे प्रतिमा जी, 3 चौबीसी की प्रतिमा जी है वहाँ पे। कितनी चौबीसी की? अब मेरा आपको एक प्रश्न है, आपको इतना ध्यान रखना है एक बात, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कहीं भी आपको 3 चौबीसी की अगर कोई तीर्थ में प्रतिमा जी मिले ना, तो आपको ये चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है कि ये जगह पे केवली परमात्मा या केवली भगवंत या तीर्थंकर परमात्मा जरूर विचरे हैं ज़्यादा। क्यों पता है? तीनों चौबीसी के नाम तो वही दे सकते हैं, और कोई दे सकता है क्या? केवली भगवान ही बताएंगे कि भाई पिछली 24 में ये 24 भगवान थे, ये 24 में ये भगवान, आने वाले 24 में ये भगवान होंगे। तो ये एरिया जहाँ जहाँ भी आपको ये मिलेगा ना, आपको ये एरिया को तो हमें ये, जैसे हम ये माने कि ये केवली परमात्मा यहाँ विचरे हुए हैं, उन्होंने देशना दी हुई है, या फिर ये 25.5 सारे देश में से जरूर है, क्योंकि वहीं पे ही 3 चौबीसी की प्रतिमा रह सकती है। हाँ या ना? हाँ, आओ। खंभात में है, मालूम है ना आज? कई तो छो पण याद नहीं। हाँ, खंभात में है, तीनों चौबीसी के मंदिर है। एक बार वापस जाना है, अभी याद नहीं आया तो याद कराना है। कुछ साल हो जाते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, वापस एक बार जाना चाहिए। यस, तीनों चौबीसी के भगवान की प्रतिमा जी, उनके रंग के अनुसार, ये सब चीज को हमें बार बार देखना चाहिए। આપણે પાલનપુરમાં નથી ફોટો પાડ पता પાલનપુરમાં નાનો પેલો દેરાસરમાં मालूम नहीं है, पूछना पड़ेगा, ट्रस्टियों को पूछना पड़ेगा। પાલનપુરમાં છે કઈ? पूछना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। वहाँ का राजा प्रतिदिन प्रतिमा की त्रिकाल पूजा करता है। त्रिकाल, बहुत गुणवान राजा है, जैन धर्मी है, समतावंत, शीतवंत, शीलवंत, यशवंत, धनवान, ऐसे सद्गुण सहित विराजमान। उस नगर में हम 4 दिन रुके थे। देखो, अगर कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, वो प्रवास लिख रहा है, तो गया है तभी लिख रहा है ना। वहाँ अन्य देवालय भी है। वहाँ की प्रतिमा 54 वर्णी जड़ाऊ की है, 132 प्रतिमा है। अन्य प्रतिमा 105 स्फटिक की है, 2 रत्न की प्रतिमा है। और ऐसी प्रतिमा के हमने दर्शन किए। उस नगर के मध्य में संपन्न ने नेमाकुट महाधर्मी है, ते गणी गणी जा सके। वाद के बीच परणी कट से वहाँ से 30 कोस जिन मंदिर है, तथा बंदिर बद्री है। माल बद्री मतलब मूल बद्री, मध्य राय पेती है। वहाँ जिन मंदिर का भंडार, ज्ञान भंडार, मध्य हरवन करोड़ का है। जीव धोला जय धवला है। अन्य धवल का ग्रंथ है। अन्य धवल का जो ग्रंथ 1,02,000 का है। अन्य ग्रंथ 1,08,000
तीरलोक है, वो ताड़पत्र पे लिखा है, वो भी कोई पंडित पढ़ नहीं सकते। उस नगर का वन मध्य श्री शांतिनाथ जी रहते हैं और वन मध्य सर्प तथा बाघ का भेखड़ है। वहाँ रिखव देव जी तथा नीम जी रहते हैं। उनकी उम्र 90 साल की है। शाम के समय भक्षण करने निकलते हैं, मतलब भिक्षा लेने निकलते हैं। सूझता आहार मिले तो लेता है, बाकी नहीं लेता है। ऐसा साधु का दर्शन किया, बाद में आगे चले। अब आपको समझ में आ रहा है तब के साधु के नाम भी कैसे होंगे थे। नेमीचंद जी, आदिनाथ जी, शांतिनाथ जी। शाम के समय, वो मतलब शाम की गोचरी। तो सुबह में नहीं लेते? वो लेते होंगे, उन्होंने देखा होगा शाम के समय भिक्षा करने निकलता है ऐसा। अच्छा। हाँ, वहाँ से 65 कोस श्री गंगानगर है। मतलब वहाँ कौन कौन महात्मा है, कितने साल के हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, वो भी उन्होंने लिखा है। वहाँ से 65 कोस श्री गंगानगर है। उस नगर का वन मध्य श्री रिखव देव का देरासर है। अब उसके आगे एक गंगानगर है, उसमें भी ऋषभ देव का भगवान का मंदिर। यहाँ भी प्रभावशाली साधु 1 मास में 2-4 पारणा ही करता है। वो 1 मास में 2-4 पारणा ही करता है। जोगवाई होवे तो पाणु करते, नहीं तो दूसरे मास। ऐसा मुनिराज का दर्शन हुआ। वहाँ से हम आगे चले। उसी समय ये साधु जी ने हमको मना किया कि तुम लोग आगे जाना मत, क्योंकि वहाँ से 300 कोस आगे एक टांगियो मुलक है, एक टांगियो, जो बहुत ही राक्षसी वृत्ति वाले लोगों का देश होगा, कि जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सके। इसलिए साधु जी ने आगे जाने को ना कहा होगा। ऐसी हकीकत हमको प्रभावशाली साधु जी ने बताई। इसलिए हम संवत 1821 के साल मध्य इतनी यात्रा करके हम लोग, हमारा घर आया। इतने में मुखस गोपी का दर्शन किया। ये खत भगवान के गुणों का है। ये खत कोई पढ़े या सुने उसको बहुत लाभ होगा। भूल चुक होवे तो मिच्छामी दुक्कड़म इति श्री भगवान का खत संपूर्ण। संवत 1932 का जेठवद 14 दिन खुशाल चंद श्री ही अस्तु। अब समझ में आया, ये पूरा खत लिखा गया है। कब का है ये? संवत 1932। 1932। वो 1800 वाला दूसरा था श्रावक, ये 1932 में जाके आया, वो बात है। खुशाल चंद, ये 1932 में खुशाल चंद जाके आया। अभी और भी कोई जाके आया, अमरचंद, उसका भी खत है। अब आपको राजनगर निवासी श्री अमरचंद जी के द्वारा की गई तारातंबोल नगरियों की यात्रा, उसका आपको लग रहा है कि आप लोग ऐसे ही पूरा भाव तीर्थ कर रहे हो, भाव यात्रा कर रहे हो। हाँ, पता नहीं हम गए होंगे कि नहीं गए होंगे, लेकिन हम वहाँ के मंदिर, वहाँ ऐसी जगह है, ऐसी जगह है। હા, પણ હવે આવું આપણને લાગે ને કે આપણે ભાવ યાત્રા કરી રહ્યા છીએ. આ ત્રીજો પત્ર આવ્યો. ચલો હવે ત્રીજો પત્ર પણ એ બતાવે છે, આખો રસ્તો रूट बतावे છે. राजनगर अहमदाबाद से राजनगर ही अहमदाबाद माना जाता था. राजनगर से 12 कोस 4, वहाँ से 100 कोस सिरोही, वहाँ से 75 कोस मेड़ता, वहाँ से 132 कोस आगरा, वहाँ શાહજહાં રાજ્ય કરે છે, તેની રાજધાની છે. 18,000 હાથી, 5 લાખ ઘોડા, બીજી ઘણી રિદ્ધિ સિદ્ધિ છે. બરાબર સમજમાં આવ્યું? આગ્રાનું બધું વર્ણન કર્યું છે. ત્યાંથી 30 કોસ લાહોર, ત્યાંથી 150 કોસ મુલતાન, ત્યાંથી 3,000 કોસ ખંધાર. એટલે તમે વિચારો, લાહોર મુલતાન પછી 3,000, એટલે કેટલું બધું દૂર આવ્યું. આખું સિંધુ નદીના મૂળ સુધી પહોંચી ગયા. સમજાય છે? આ ત્યાંથી કોસ 900 ઈસપન્ન દેશ, ઈસપન્ન, ત્યાં ઈસપન્ન નગર, 24 કોસ વિસ્તાર, 8 કોસનો એનો બજાર, અને 2500 તિલંગ દેશ, તિલંગપતિ શાહ, ત્યાં એટલા શાહ એટલે કે વેપારીઓ, 2500 જેટલા તો વેપારીઓ. 700 કોસ રોમસામ નગર, ઉપકોસ વિસ્તાર, 35 કોસ બજાર, ત્યાં બબરપાત સહ તિલંગી.
ત્યાંથી 800 કોસ શાસ્તાનગર, 38 કોસ વિસ્તાર, 12 કોસ બજાર, ત્યાંથી 500 કોસ ખુરસાણ, 15 કોસનો નગર બજાર ના ત્યાં મુગલ રાજા રાજ કરે છે. 12 કોસ ઈસક તંબોલ, 72 કોસ વિસ્તાર, 48 કોસ બજાર, લોહરો કોઠારોમી, લોખંડના કોઠારોમાંથી પાછા માંસ 5 બહાર નીકળે. 24 લાખ ઘોડા, 40 લાખ હાથી, ઓહો હો, 3 લાખ મહાજોધી સુભટ, 5 લાખ घोड़े पाखरिया सुभट, 3 लाख दीवी जलते हैं, वहाँ 3 लाख तो दिया जलते हैं. 15 स्त्री છે એ રાજાની કોની કેટલી સ્ત્રી છે? 15 સ્ત્રી છે. 3 લાખ ઉમરાવ છે, 5 લાખ વાદી છે, 3 લાખ છડીદાર છે. રિદ્ધિ ઘણી પાર ના આવે, કોઈ પાર ના આવે એટલી રિદ્ધિ છે એની પાસે. ત્યાંથી 500 કોસ બબરકોટ, તાંબીનો નગરકોટ, લોઢાનો દરબાર, રોજ ત્યાં રેશમી રંગી જે છે, ભાર થોડો મૂલ ઘણો, બીઘોડે એક માણસ જુડે, 2 ઘોડા એક માણસ જોડાય, ચાલે, 2 ઘોડા હોય એની સાથે એક માણસ તો એ ચાલે. માંસ આહારી હોય છે, એ લોકો માંસાહારી છે બધા. ત્યાંથી 300 કોસ અટવી જંગલ આવ્યું, ત્યાં ઘણા વૃક્ષ છે, ત્યાં વાઘણી, ડાકણ જેવી વાઘણીઓ છે, માંસાહારી છે, મનુષ્ય ભક્ષીને અગ્નિથી બીવે છે. એ લોકો મનુષ્ય ભક્ષી છે અને એ લોકો અગ્નિથી ડરે છે. એટલે આ એક ऐसा प्रदेश है कि जहाँ अग्नि नहीं है, मतलब जो भी खा रहे सारे मांसी खा रहे. ત્યાંથી 900 कोस तारातंबल नगर છે. ये जगह से 700 कोस तारातंबल नगर, 48 कोस विस्तार, 15 कोस बाजार, बीच में प्रमुख प्रसाद ऋषभदेवनो, तत्र राजा सुरचंद जैन राजा છે. લોક પ્રજા જીનાજ્ઞા પાળે છે. શ્રી વિમલ પ્રબોધ આચાર્ય છે. સમજમાં આવે છે? અહીંયા તમને એક એવી વસ્તુ નવી જાણવા મળી કે આ નગરીમાં જતાં જતાં વચમાં એક એવો જંગલનો પ્રદેશ બી છે, જંગલી, કે જ્યાં રાક્ષસી પ્રજા છે, જ્યાં એ લોકો રસોઈ પાણી કાંઈ નથી બનાવતા, અગ્નિનો કોઈ ઉપયોગ જ નથી, કાચું માંસ ખાવું છે એ લોકોને અને કાચા ફળપાન ખાવા છે. સમજમાં આવ્યું? એટલે વચ્ચે વચ્ચે આવો જંગલ ક્રોસ કરીને પણ એ લોકો આ શહેરોમાં પહોંચી રહ્યા છે. હા, હા, આ લેટર તો હજી હવે આવશે, એન્ડમાં આવશે. 200 कोस पाणी पंथ थकी गोमट स्वामी, गोमट स्वामी गौतम स्वामी का दूसरा ही नाम है, वो उनको गोमटेश्वर भी कहते थे. कोश, आपको गोमटेश्वर अगर मालूम हो तो ये साउथ में उनके नाम से गोमटेश्वर मंदिर है. 2000 कोस पर्वत के ऊपर निराधार खड़ी है गौतम स्वामी की प्रतिमा. 2 कोस की प्रतिमा 2000 कोस के पर्वत के ऊपर वो निराधार खड़ी है. गोमट स्वामी जी, गौतम स्वामी जी की प्रतिमा कितनी चौड़ी है? 18 हाथ चौड़ी है और 54 हाथ ऊंची है. कि खड़े जोग है, खड़े हैं वो, पग के अंगूठे के ऊपर नारियल 13 समाते हैं. इन्होंने कहा कि यहाँ कितने नारियल समाते हैं? 13 नारियल समाते हैं. वहाँ से हम आगे चले, यहाँ इसी हम यात्रा की नहीं, हमने यहाँ यात्रा की. वहाँ से हम आगू चले, तिहा औरंगनामा नगर है. तिहा तालाब 1 कोस बारे है. उस तालाब के बीच कोस 1 को मंडल है. उस मंडल में चैत्य मंदिर है, 4 चैत्य है, व्योमुख है. प्रतिमा 1 देहरा में अजीतनाथ की है. चौड़ी 4 हाथ चौड़ी और 1.5 आधे हाथ ऊंची है. स्फटिक की प्रतिमा जी है. दूसरी प्रतिमा 9 हाथ आदिनाथ जी की है. चौड़ी 1.5 हाथ चौड़ी है, ऊंची 4 हाथ है. सो प्रतिमा वीपण चंदन की है, वो प्रतिमा चंदन की है. दूसरी प्रतिमा देहरा 4 में बहुत है. हम नाव चढ़कर गए थे, सो वहाँ से दर्शन की आस ली. वहाँ से आगू चले, तिहा तिलंगपुर नगर. वहाँ वन में
जैन का देहरा बहुत है, वहाँ जैन मंदिर बहुत है। 25 बिंब है। तिहा देहरा में प्रतिमा एक कसौटी की है जो 9 हाथ ऊंची, 3.5 हाथ चौड़ी, बहुत मनोहर है। दूसरी प्रतिमा हजारा है वहाँ, बाकी और हजारों प्रतिमा जी। वहाँ से हम आगू चले, कोस 100 गए। तिहा तिल घाटी का मुलक है, तिल घाटी। तिहा निवासपुर पाटन है। समुद्र की किनारी है। तिहा एलची का वन है, काली मिर्च का वन है। तिहा मुक्तागिरी पर्वत है, उस पर जैन का देहरा 53 देहरा है। बड़े जोग है उस देहरा में, प्रतिमा बहुत है। आरा जाने चौथा काल समान है। आरा जाने मतलब आरा चौथा काल जैसा है, मतलब ये हमारे ही जगह का ये बताया है। आराधना जोग है। वहाँ दर्शन कर आगे चले सो कर्नाटक के लोका जैन बिना दूसरी बात नहीं। वहाँ लोक जैन और कोई है ही नहीं, समझे। वहाँ जैन के सिवा और कोई लोग ही नहीं। राजा प्रजा सब वहाँ जैनी है। कर्नाटन देश विषे कर्नाटक शहर है, जो शहर विचे 1000 चैताला चैत्यो मंदिर है। सब देहरा की प्रतिमा हम गणी सो गणकर लिखी है। उन्होंने गिनकर लिखा कितनी प्रतिमा, 15,000। दूसरी प्रतिमा 51, 30 को विचार कर लिखियो है। प्रतिमा एक लसणीय पत्थर की है। लसणीय मतलब जो केतु का पत्थर होता है, कैटाइज, उसकी 100 अंगुल 108 अंगुल की है ये। और प्रतिमा 11 मोती की है, वो 8-8 अंगुल की है। प्रतिमा एक गोमेद की है। प्रतिमा 7 पुखराज की है, 100 1.5 अंगुल की है। प्रतिमा 14 चिरंतन की है, 100 आ प्रतिमा 3.5 अंगुल की है। प्रतिमा 10 हीरा की प्रतिमा है जो 4 अंगुल की है। ऐसी प्रतिमा भारी बहुत है, मनोज्ञ है। हवे प्रतिमा सर्वे 51 छे। वले वली दूसरी प्रतिज्ञा बहुत है। ऐसा दर्शन किया तीका पुण्य प्रभाव से भी मोक्ष होए। कर्नाटक राजा का दरबार माहे वीचे मध्य में 108। थांबा का देवल, तांबा का है। उस देहरा में प्रतिमा अतीत अनागत वर्तमान की 24 की 72 प्रतिमा है। सब स्फटिक की है। धोली ने राती, पीली, लीली सब आप वर्ण की है। दूसरी प्रतिमा सब है 3000 है। देहरे बहुत ऊंचा है, 21 मंडप कर सहित है। राजा हमेश सेवा करत है। राजा बहुत गुणी है। उस नगर का वन में एक देहरा है, उसका पण हम दर्शन पाए। फिर आगे वहाँ वन है एक, वहाँ ऋषभ मुनि है, उसकी 10 वर्ष की उम्र है। वहाँ जो ऋषभ मुनि है उसकी उम्र है 10 वर्ष की। 1 महीना पछी आहार करत है। 5 घर की मर्यादा करके आहार करत है। प्रासुक आहार करत है, लेकर आवत है, फरे वन में जावत है। तिहा हम दर्शन को वन में आए नहीं, जीव हाथ पर रखी घर गए थे, सो दर्शन की पुण्याई है। 9 जीव हाथ पर रखी घर गए थे। तिहा से हम पीछे आए, आगू हम चले 350 कोस पर गए। तिहा जैन बद्री मूल बद्री 2 नगर आए। तिहा जैन बद्री मूल बद्री, वहाँ जैन का बड़ा उद्योग है। जैन बद्री विषय बहुत देहरा है, तिसका पण हम दर्शन पाए। जैन बद्री का नगर राजा के दरबार में ज्ञान भंडार है। तिहा शास्त्र ताड़पत्र ऊपर लिखा है। जहाँ जय धवल नाम का ग्रंथ 60,000, महाधवल ग्रंथ 70,000, प्रतिधवल नामा ग्रंथ 28,000 है। ऐसा शास्त्र वांचने समर्थ नहीं है। बहुत शास्त्र है वहाँ लिखे हुए, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। शास्त्र है जिकारा दर्शन होते है, वहाँ सिर्फ उसके दर्शन किए जाते हैं। तिहा वन में एक प्रभाव चंद्र मुनि है जो दिन 15 पछे आहार लेते हैं, जो हर 15 दिन के बाद आहार लेते हैं। आहार ने अर्थे नगर में जाते हैं। जोगवाई वणे तो आहार सुस्तो ले थे, नहीं वणे तो वन में फिर परा जाता है। वापस उसका धक्का पड़ के वो वापस जाते हैं। हम मतलब ये ऐसे मुनि है कि गए और एक बार मिल गया तो ठीक है, नहीं जोगवाई हुई तो वो वापस आ जाएंगे, वापस फिर से 15 दिन बाद जाएंगे। हम तिसका ते मुनि का पण दर्शन पाए। ऐसी यात्रा महाविदे समान है। ध्यान दो, वो समान बोल रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे महाविदे पहुंच गए।
ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि हम यहीं पे है। ये तारातंबोल नगरी के आसपास ही है, अब जहाँ जैन बद्री मूल बद्री नाम के बड़े बड़े 2 और शहर मिले इनको। ईसा जैन का राजा प्रजा सभी हिंदू में हाँ, ना मूल बद्री ने नहीं नहीं नहीं, ये मूल बद्री जैन, भी थे, हाँ? हाँ वहाँ पे भी है मूल बद्री है, लेकिन ये जैन बद्री तारातंबोल ये सारे अलग अलग नाम है दक्षा। आपको जहाँ ये मूल बद्री है यहाँ ये सब नाम नहीं है। અને ત્યાં સાઉથમાં ઘણા રત્નોના પ્રતિમા સોના એના બધું હતું પહેલું. हाँ हाँ, तो अब जैसे इस तरफ होगा तो यहाँ भी तो होगा ही ना, बोलो હા 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 होगा ही। आओ, ऐसी यात्रा महाविद्य समान है। अब आपने महाविद्य की समान यात्रा कर ली। ईसा जैन का राजा प्रजा सब ही कर्नाटक देश का है। जैन बद्री मूल बद्री के विषय जैन का बहुत उद्योत है, चौथा आरा समान है। ऐसी यात्रा हम कीधी पीछे हम नाव चढ़कर फिर कर घरे आविया। ये तारातंबोल नगरी का उल्लेख हुआ। कुछ समझ में आया? बोलो, मजा आया? એ લોકો ગયા હતા ઓલી રીતે અને આવ્યા નાવમાં. नाव में बैठकर मतलब जाने का रास्ता जो रोड से गए होंगे, रिटर्न में वो ही रास्ता पकड़ा होगा। क्योंकि ऐसे होता क्या है पता है, नगरी कोई ऐसी तो है ही नहीं सीधी सीधी लाइन में गए, बराबर। नगरी तो आगे पीछे हो सकती है ना। अगर नगरी सीधे सीधी लाइन में हो तो ही आपको वापस आने में वो रास्ते से आना पड़ेगा। लेकिन घूमते घूमते ऐसे गोलाई में गए होंगे तो वापस घूम के तो वापस नहीं आएंगे ना कोई भी। आज अगर आप अगर यहाँ से निकलो, पहले आप गुजरात जाओ, फिर बड़ौदा जाओ, फिर वो भरूच जाओ, उसके बाद अहमदाबाद जाओ, उसके बाद पालीताना जाओ, उसके बाद घूमते 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 आप जब भावनगर जाओ, तो अब भावनगर से आपको सीधा आना है तो आप रिटर्न आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो वापस बड़ौदा होके? आपको वापस अहमदाबाद जाने की ज़रूरत है? નહીં. और वापस अभी तो वहाँ से पानी का रूट हो गया है, तो आप पानी से भी आ सकते हो ना। जाते वक्त ये रोड से जाओ, रिटर्न में आप पानी से आ सकते हो। એનો મતલબ એમ થયો કે અત્યારે આ બધા મુસ્લિમ રાજ્યો છે ને એ બધા હિન્દુ રાજ્યો હતા તે. બધા हिंदू राज्यों हता, इसका अर्थ ये हुआ कि सब हिंदू राज्य थे। ये तो सिर्फ 1800 की बात, मतलब आज 2000 संवत तो चली रही है आज। હા आज ये 1800 ये सिर्फ 200 साल पहले की बात है, 200-250 साल, उससे ज़्यादा नहीं। तभी तो इनके पास पत्र भी तो है, ये पत्र अवेलेबल है। कागज तब नहीं ढूंढा गया था, 200 साल पहले पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ताम्र पत्र के ऊपर यार उससे ही लिपि से लिखते थे कि नहीं लिखते थे? कपड़े पे लिखते थे। मेरे घर में है ना 500 साल पहले का पूरा कपड़े का बनाया हुआ, बताऊँ आपको अभी? હા પેલો ફોટો છે ને. हाँ, मैं उसका फोटो लेके रखूंगी, आप देखना। पूरे 500 पौने 500 साल पहले संवत 1600 में, आप ये सोचो 1600 की संवत में देवेंद्र मुनि करके एक महात्मा, उसके ऊपर लिखा हुआ है नाम उनका। उन्होंने हाथ से कलम से कैनवास के कपड़े के ऊपर पूरा पेंटिंग और लिखा हुआ है, लिखाई की हुई है। वो 2.5 द्वीप का नक्शा बनाया हुआ है उन्होंने। तो वो अभी आज संभाल के है कि नहीं? હા હા तो છે. तो ये पत्र तो 200 साल ही पुराना हुआ, ये तो 18वीं सदी का है, ये क्यों संभल के नहीं हो सकता? मेरे पास 1600 का नक्शा संभाल के रखा हुआ है, कपड़े का, लिखाई के साथ, अक्षर के साथ, ड्राइंग के साथ। तो ये तो अभी 200 ही साल पहले, ये ज़्यादा नहीं है। ये तो मेरे उससे भी 300 साल पुराना मिल सकता है, 500 साल पुराना मिल सकता है। 200 साल पहले का आप कैसे मान सकते हो कि ये गलत है? चलो, ના ના કોઈ સવાલ જ નહીં. हाँ, आज मेरे पास जो भी नक्शा है वो पौने 500 साल, आज मैं आपको लिखाई और उसके साथ फोटो लगाऊंगी आपके ये वीडियो में। ये बात याद आई है ना, तो इस पे हमको फोकस करना पड़ेगा कि जब 500 साल पहले की प्रूफ आपके पास कपड़े के ऊपर लिखाई मौजूद है, तो आइए 200 साल पहले के लेटर को आप नकार कैसे सकते हो? ठीक है,
तब लकड़े की कलम से कैनवास के कपड़े के ऊपर लिखा जाता था 500 साल पहले। 500 साल पहले, है ना, लकड़े की कलम से। आज आप कभी कभी दिवाली और उसको लिखते हैं, मालूम है, केसर और उससे, कंकु से और केसर से। लकड़े की कलम हमारे, चौपड़ा पूजन, हाँ, चौपड़ा पूजन में तो खास लकड़े की कलम से लिखा जाता है। तो जब आप लकड़े की कलम से जब वो लिखते हो, तो वही कलम से पहले के ज़माने में कैनवास के कपड़े के ऊपर ये लेटर वेटर सब लिखा जाता था। तो वो आज मेरे पास 1600 संवत का मेरे पास वो नक्शा है, 450 साल पहले का। अगर वो हो सकता है ना, तो ये तो 18वीं सदी का ही है, 200 साल पहले का ही है। तो ये तो 100% राइट है। ओके, ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा है? आओ, अब इसके बाद का टॉपिक लूँ मैं। टाइम है ना 10 मिनट? हाँ, 7:15। हाँ, तो 1 मिनट टॉपिक में ले लेती हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल से आएगा, उसको फिर हम अगले क्लास में करेंगे। थोड़ा तो मैं ले ही लेती हूँ। अभी हिमालय का टॉपिक है, ये तारातंबोल नगरी का ख़त्म हुआ, अभी हिमालय का है, जो आज वहाँ पे अष्टापद है, उसका ये टॉपिक है। शुरू करूँ? हाँ, चौद राजलोक के ठीक मध्य भाग में, अत्यंत यौवन सभर, मतलब बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसा मध्य लोक, तिरछा लोक आया हुआ है। देखो यहाँ पे कैसा बोला है, 14 राजलोक में सबसे सुंदर जगह कौन सी है? बोलो, कौन सी है? मध्य लोक है, तिरछा लोक, हाँ या ना? हाँ, क्यों है बताओ? हिमालय नहीं, ये तो 14 राजलोक के मध्य के पूरा तिरछा लोक की बात की है। हिमालय तो बाद में, मैं 14 राजलोक की बात कर रही हूँ। 14 राजलोक में 7 रज्जू ऊपर, 7 रज्जू नीचे, बराबर मध्य में तिरछा लोक है, बराबर। अच्छा। हाँ, इसकी बात है, जो बराबर मध्य में तिरछा लोक है, उसको बिल्कुल यौवन, अत्यंत, हाँ, अत्यंत यौवन सभर तिरछा लोक को ही माना है। क्यों? क्योंकि यही है, तिरछा लोक का मध्य लोक ही ऐसा है जहाँ से जीव को मोक्ष मिलता है। तो जो जगह से आप मोक्ष जा पाओ, ये सबसे सुंदर हुई कि नहीं हुई? बाकी सारे देवलोक और वो सबसे सुंदर उसको नहीं बताया। इस मध्य लोक के बराबर मध्य में, अब मध्य लोक के बराबर मध्य में, मध्य लोक के भी बराबर ठीक बीचों बीच मध्य में दीपक की चिरंजीव रोशनी, जैसे दिए में रोशनी बराबर मध्य में होती है कि नहीं होती है? बस ऐसी रोशनी के समान केसरिया रंग का, कि तो कैसे रंग का? केसरिया रंग का एक महाद्वीप आया हुआ है, जो 1 लाख योजन बड़ा है। और इस केसरिया रंगनुमा महाद्वीप जम्बू नाम के वृक्ष से भरा हुआ है, इस कारण से उसको जम्बू द्वीप कहा गया है। समझ में आया? जम्बू द्वीप का कैसे उल्लेख किया है, समझ में आया? हाँ। કેટલું સરસ વર્ણન કર્યું છે એનું। जम्बू के वृक्षों से वो भरा पड़ा है। जाम्बू के वृक्ष इतने ज़्यादा है, जम्बू वन है वहाँ पे, और इतने ज़्यादा उसमें वृक्ष है कि इसका नाम ही जम्बू द्वीप बना दिया।
जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जम्बू वन और बड़े 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 असंख्य वृक्ष है, इसके कारण से। याद रहेगा अभी? जय जिनेन्द्र। ये जो नक्शा है वो उदय सागर कृति लिखा हुआ है। उदय सागर महाराज साहब ने इसको अपने हाथ से पेंटिंग की तरह लिखा है। कलम और कंकु या इंक और केसर, उसकी जो पहले इंक का उपयोग होता था उसी से लिखा हुआ है। 1675 इसके ऊपर संवत है। अगर 1675 की संवत देखें तो आज की तारीख में ये 2075-76 जो संवत्सर चल रही है उसके मुकाबले ये कम से कम 400 साल पहले ये हो चुका है। और ये 400 साल पहले का ये जो पेंटिंग है वो कैनवास कपड़े के ऊपर है, अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। और अगर ये संभल सकता है तो बाकी की सारी चीज़ें, वो पत्र लिखा हुआ तब पहले ताम्रपत्र या कैनवास के ऊपर लिखी हुई हर चीज़, लिखावट आज भी हमारे पास मौजूद हो सकती है। तो हमें यही समझना है कि ये जो भी कुछ आपको या हमको लिखा हुआ मिल रहा है बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है या लिखा हुआ नहीं हो सकता, ये सब गलत बात। ठीक है, जय जी। हाँ, और उसमें जो भरत क्षेत्र है उसका नाम भरत क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ हर एक उत्सर पीढ़ी में जो सबसे पहले चक्रवर्ती होंगे उनका नाम है भरत। और जम्बू द्वीप के ही बराबर दक्षिण में जो क्षेत्र है उसका नाम ऐरावत क्षेत्र क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो चक्रवर्ती उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में जो सबसे पहले होंगे उनका नाम होगा ऐरावत राजा। अब समझ में आया? बस चलो अब आगे जाएंगे। तो जम्बू नाम के वृक्ष को लेकर इसका नाम जम्बू द्वीप। उसका प्राचीन नाम, हम लोग उसमें भी जम्बू द्वीप में हम लोग जो देश में रहते हैं उसका नाम है भरत देश, भरत क्षेत्र। और जम्बू द्वीप के ठीक दक्षिण में ये भरत क्षेत्र आया बराबर। तो ये अब इसके जो अभी धीरे धीरे आपको क्या बताया, पहले 14 राजलोक में आप थे, अब आप बराबर मध्य एक ही राज्य में आए। एक राज्य में से आप 1 लाख के जम्बू द्वीप में आए। जम्बू द्वीप में से 526 योजन भरत क्षेत्र में आए। आपको समझ में आ रहा है आपको कैसे वो लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं? आपको बड़े से छोटे में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो 526 क्षेत्र का जो भरत क्षेत्र है, अब उसके दक्षिण भाग में आपको लेके जा रहे हैं। तो ये भरत क्षेत्र के बराबर जम्बू द्वीप के दक्षिण में जो भरत क्षेत्र है वो क्षेत्र के बराबर मध्य भाग में 25 योजन ऊंचाई वाला, ऊंचा कितना? 25 योजन और 50 योजन चौड़ाई, मतलब उसकी चौड़ाई है 50 योजन, ऊंचाई है 25 योजन, ऐसा एक वैताढ्य पर्वत आया हुआ है। क्या आया हुआ है? इसको ले जा अंदर। एक वैताढ्य पर्वत आया हुआ है जो 25 योजन ऊंचा है और 50 योजन चौड़ा है। ठीक है, बराबर मध्य भाग में, भरत क्षेत्र के भी बराबर मध्य भाग में ये वैताढ्य नाम की एक विशाल पर्वतमाला, हमारे शास्त्र में तो उसका नाम है वैताढ्य, जो आज भरत क्षेत्र में, आज हमारे ये 6 खंड में जो इसका नाम है वो है हिमालय पर्वतमाला। ये भाव समाधि लगा के अड़ग रूप में स्थित है ना? हिमालय ऐसे ही अड़ग रूप में स्थित है कि नहीं?
ये पर्वत श्रेणी पूर्व से पश्चिम समुद्र तक फैली हुई है। मतलब ये कोने से कैसे, जापान के एंड से, ध्यान दीजिए, जापान के एंड में इसका नाम क्या है, फ्यूजियामा पर्वतमाला। क्या नाम है, फ्यूजियामा पर्वतमाला। और बराबर मध्य में यहाँ जापान है, जैसे कि ये बराबर मैं आपको बताऊं, रुको 1 मिनट में बताती हूँ। वहाँ से आप मध्य में आओगे तो मध्य में इसका नाम है हिमालय पर्वतमाला। क्या नाम आएगा, हिमालय पर्वतमाला। और एंड में मतलब कि आपके इस तरफ जो अमेरिका का जो लास्ट एंड है अलास्का, अलास्का में इसका नाम है अलास्का पर्वतमाला। बराबर, देखो अभी दिख रहा है आपको, आपको मैं बता रही हूँ, दिख रहा है मैप। बस बस हाँ, तो अब देखो ये पूरा भरत क्षेत्र है, शास्त्र के पाठ के हिसाब से ये भरत क्षेत्र है। मैंने आपको पंचांग दिया हुआ है सबको, आप उसमें देख लेना ऐसा बड़ा वाला। तो इसमें आपको बराबर एक कोने से लेके, ये कोने से लेके ऐसे ऐसे देखो, ये बीच में से जो ये पर्वतमाला है ना, ये ऐसे है, ये बराबर बराबर यहाँ से टर्निंग लेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कोने से ये कोने में यहाँ जापान से शुरू होगी, यहाँ पे अलास्का पे ये ख़त्म हो जाए। और बराबर मध्य में ये भारत में ये गंगा और सिंधु के बीच में इसी पर्वतमाला से ये पूर्व से गंगा बहेगी, पश्चिम से सिंधु बहेगी। और ये गंगा और सिंधु के बराबर मध्य भाग में ही 25.5 आर्य देश आए हुए हैं, गंगा सिंधु से बराबर दक्षिण में। बराबर, तो ये 6 खंड हो गए, 1 2 3। देखो वैताड़े पर्वत ने पहले 2 विभाग बनाया, उत्तर और दक्षिण। बराबर, भरत क्षेत्र का वैताड़े पर्वत से 2 विभाग हुए ना, एक ऊपर का विभाग और एक नीचे का विभाग। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, और गंगा सिंधु भी बीच में से निकली, यहाँ ऊपर से पद्मध्र से निकली। कहाँ से निकलेगी वो? पद्मध्र से। तो एक यहाँ से निकल के वो यहाँ घूम जाएगी, यहाँ से यहाँ घूम जाएगी। तो ऊपर के भी 3 विभाग, नीचे के भी 3 विभाग, 6 विभाग और हुए। हाँ, इस प्रकार से 6 खंड हुआ। अब आप ध्यान दो, अभी मैं सिर्फ बोल रही हूँ, उस पर ध्यान दो। गंगा नदी जो पूर्व से, जो मध्य से निकल रही है ऊपर पद्मध्र से, तो उसने ऊपर के जो 3 खंड किए, तो पूर्व में सबसे पहले ऊपर जापान आया। आपको ऐसे इमेजिन करना है हमारा मैप। पूर्व में ऊपर का सबसे पहला खंड कौन सा आएगा? जापान आएगा। अब नीचे कौन सा आएगा? बीच में हिमालयन रेंज। अब नीचे कौन सा आएगा? दूसरा खंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आएगा, कोने में है ना। नीचे के कोने में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है कि नहीं? हाँ या ना? उसके बाद मध्य में आओ, मध्य में हमारा भारत देश है कि नहीं है? भारत देश, नीचे श्रीलंका है कि नहीं? और उसके नीचे एंटार्क्टिका। बराबर, फिर से आप आओ कोने में, सिंधु से उस तरफ, सिंधु से पीछे की तरफ जाओ पश्चिम में, आपको वहाँ मिलेगा दक्षिण अमेरिका। और ऊपर जाओ, सिंधु से ऊपर के भाग में कोने वाला भाग, वहाँ आपको मिलेगा उत्तर अमेरिका। और गंगा सिंधु का बराबर ऊपर का भाग रशिया और चाइना। बराबर इस प्रकार से 6 खंड, हमारे 6 पूरे आज के 6 खंड के 6 विभाग आपको एग्जैक्टली पहले के भरत क्षेत्र के 6 खंड और आज के 6 खंड का वर्ल्ड दोनों बिल्कुल सिमिलर मिली।
ठीक है, ठीक है, बस अभी यहाँ रुकेंगे, इसी टॉपिक पे आगे फिर से करेंगे। अभी मैं आप सबसे इजाज़त ले रही हूँ। जय जिनेंद्र। अगले क्लास में हमें मिलना है। अगले क्लास होगा, कब होगा ये मैं आपको बता दूँ। अगला क्लास शायद सोमवार को, अपने अपने रोज के समय पे सोमवार को शाम को ज़रूर क्लास होगा, ठीक है। तो अभी हम सोमवार को शाम को मिलेंगे। जय जिनेंद्र। એને તમે શાંતિથી જોજો. શું શું અરે તમારો અવાજ જતો રહે છે. હા હા, હવે વાંધો નહીં, હવે આપણે બંધ જ કરીએ છીએ, આવતા ક્લાસમાં પાછું ડિસ્કસ કરી લઈશ. ઓકે, છેલ્લું રેકોર્ડિંગ 10 મિનિટનું સાંભળી. છે ને? હા, મંડેના ક્લાસ છે. મંડે છે? હા છે મંડેના ક્લાસ છે, અને એવું લાગે તો છેલ્લું 10 મિનિટનું રેકોર્ડિંગ સાંભળી લેજો. હા, અને આપણે ટોપિક પાછું આ વારે ઘડી આવવાનું જ છે. આ ભરત ક્ષેત્ર, એ આ 6 ખંડ ભરત ક્ષેત્ર છે, એ તો ટોપિક હજી તો 10 વાર આવવાનો છે. હવે કેટલું બાકી છે આ ચોપડીમાં? આ ચોપડીમાં કેટલું બાકી હું જોઉં, ઊભી રહે. આના કેટલા પાના બાકી? આમાં તો હવે વધારે નથી, હવે બસ 2 પાના છે હવે તો. આ લાસ્ટ બુક છે ને? હા, બસ આ પહેલા એ વર્ષની લાસ્ટ બુક છે. અચ્છા. હા, બસ પતી ગયું. હવે આમાં તમે છે ને બે દિવસે અમને કઈ લઈ જાઓ કશે ને? હા. અને અમને જરા મેપ અને પાછું જમ્બુ દ્વીપ જરા લાવી સમજાવો. હા, તો પછી એક કામ કરીએ. તમે આમ તો બધા બોમ્બેના જ છો ને અમિતાબેન, તમે આવી શકો ખરા પાર્લા? તો ઘરે પાર્લા આવી શકો? તો પછી આપણે એક દિવસ ઘરે જ ભેગા થઈ જઈએ તો બધા. કંઈક તો કરવું પડશે. હા, તો આપણે એક દિવસ ઘરે જ ભેગા થઈ જઈએ, 4 ચોપડી સામે મૂકી અને કઈ. સાંભળો, મારી વાત સાંભળો. હા, જો બધા લોઢાધામ આવી શકતા હોય તો સવારથી સાંજ લોઢાધામ જતા રહીએ. પણ પાછી બધી બુકો ઉચકીને જવી પડે દક્ષા. વાત એ નથી, એમને ફરવા તો જતા રહીએ અલગ વાત, બુકો ક્યાં ઉચકીને ફરશું? મારી વાત સાંભળો, ટેક્સી કરી લઈશ. લોઢાધામ બધાને અનુકૂળ હોય ને હા. તો ત્યાં આગળ સવારથી સાંજ વાંધો ના આવે કઈ, અને આખો દિવસ એમાં જ જાય આપણો. જોઈ લે, ચલો ને. નહીં તો એકવાર તો ઘરે લાવીને બેસાડીને તમને ડિસ્કશન તો હું સમજાવી દઉં, એટલું તો આપણે કરી શકીએ. અને રેકોર્ડિંગ થાય, બધું થાય, બધું આપણે એ બધું જ કરવું છે ને પાછું, એટલા કેમ માટે. કે એકવારનું થોડુંક એવા 1-2 ક્લાસ થઈ જાય ને તો સારું પડે. હા, પણ હવે એના માટે લોઢાધામ તું જા ને આવ એટલે બીજા કેટલા કલાક નીકળે ખબર છે? એટલો ટાઈમ આપણી પાસે, બધા પાસે. એટલા ટાઈમમાં તો એમને 2 ક્લાસ સારા થઈ જાય. થાય કે નહીં અમિતાબેન, બોલો? હા, આપણે એવું જ કરશું, પ્લાન ઘરનો જ કરશું, મારા ઘરનો જ કરશું, બરાબર? હા, નેક્સ્ટ વીક કરશું. જેને ફાવે એને આવી જજો. તમે બી આવી શકશો, આ બી આવી શકશે, એટલે બોરીવલીથી છે એ પણ આવી શકશે. આ લોકો તો પાર્લાન સાંતાક્રુઝ જ છે, એટલે આપણે એવું છે ને તો ભેગા થઈ 4-5 જણ ભેગા થઈ જશું, અને ઘરે જ એકવાર તમને ડિટેલથી સમજાવી દઈશ બુક સાથે, બરાબર? સારિકા નથી આવી રહી, પણ એ તો આવશે. એને તો ઘરે તો આવવું તો એને ગમશે. તો મારા ઘરે 2-3 વાર આવી ગઈ છે. તો એવું હશે તો આપણે એક દિવસ ઘરે બેસી અને પૂરું ડિટેલથી વિગત કઈ. હા, બોરીવલીમાં જ રહે છે એ, બોરીવલીમાં જ રહે. તમે ક્યાં રોજ રહો છો? હા, બસ તો બોરીવલીમાં જ છો તો પછી તમને બેને આવું જવું બી સાથે સારું ફાવશે. અને એવું લાગે કે એમ જાત્રામાં જ જવું છે તો ત્યાં તમને પેલું છે ને આપણે હા, તમને તો લોઢાધામ નજીક પડશે આમ તો, પણ નજીક તો કાંઈ નહીં પડે. હા, હા, બસ એટલે જ ને. જવા આવવામાં અહીંથી તમે લોઢાધામ જાઓ એટલે બીજું 3 કલાક, 2 કલાક જવાનું, 2 કલાક આવવાનું, 4 કલાક તો આપણે કેન્સલ જ થાય. એ પછી એટલું ભણવાનું ઓછું થાય, એનો મતલબ પણ નથી ને કંઈ. ચાલો કંઈ કરશું, પણ કરશું. અને કીધું છે તો હવે ભેગા થઈને એકવાર સામે ચોપડી લઈને આપણે ભણીએ તો બહુ ક્લિયર થઈ જશે, બરાબર ને? હા હા, ચાલો હવે આપણે આવતા ક્લાસમાં સોમવારે મળીએ. ઓકે, હવે 1-2 ક્લાસમાં જ આ બુક પૂરી થઈ જશે.
4 जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। यहाँ पे हमें एक बात पे खास ध्यान देना है, वो बात ये है कि जिस प्रकार से आज से 1000 साल पहले मुसलमान राजा मोहम्मद गजनी और उन सब का काल आज से 1100, 1000, 1200 साल पहले का ही बताया जाता है, जिस प्रकार से वो सारे रास्ते से होके हमारे भारत देश में आए और मुग़ल का साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया, बराबर इसी तरह से आज से सिर्फ 200 साल पहले संवत 1800 में जब हमने ये 3 श्रावकों की बातें सुनी कि वो लोग यहाँ से तारातंबुल नगरी गए, उन्होंने वहाँ दर्शन किए, इतनी इतनी जगह वो घूमे और वापस आए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा सोचना ही गलत। क्योंकि जब 1000-1200 साल पहले मुग़ल राजा भारत में आए थे, हमारे यहाँ आए थे, हमारे छोटे छोटे शहरों में पाटन, पालनपुर, फिर आगरा, दिल्ली, उन्होंने सबके ऊपर कब्जा किया था। तो जब वो 1100 साल पहले वहीं बाहर के देशों से अगर हमारे देश में आए सैनियों को लेके रास्ते से, तो ये 1100-1200 साल पहले अगर वो आ सकते हैं तो आज से 200 साल पहले हम ज़रूर जा सकते हैं। तो हमें यहाँ की कोई भी बातों को नकारना नहीं, ये सब सच है और सच मान के ही चलना है। आज से 200 साल पहले तारातंबुल नगरी के आसपास के सभी शहरों में 700 जैन मंदिर थे, जैन राजा थे, जैन धर्मी लोग थे, प्रतिमा जी थी, रत्न की प्रतिमा जी थी, ये सब सही है, ठीक है। जय जी।